हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आप सबके बीच फिर से एक नया टॉपिक, फिर से एक नया क्लास। और ये टॉपिक आप लोगों के लिए है टॉपिक नंबर 4। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, यानी कि दिवाली की आप लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों का दिवाली उम्मीद अच्छा गुजरे और पटाखों से सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है बहुतों का पटाखे के में दुर्घटना भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 अर्धनारीश्वर, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रत्येक ईयर का अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा तो इस टॉपिक से आप लोगों के लिए सवाल ज़रूर रहेगा। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक में पहले जानेंगे और फिर क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो 3 टॉपिक यानी कि 3 क्लास हुई है, अगर उस वीडियो का आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जा कर के आप लोग प्ले लिस्ट को टच कीजिए और इससे पहले का जो टॉपिक है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ इस सेशन का वीडियो देख लिए आप लोग तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग 95+ ले कर के आइएगा तो आइएगा, क्योंकि हम लोगों के पास करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है हिंदी को लेकर के। तो जो भी यहाँ पर कंटेंट डाला जाएगा वो आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टि के लिए बेहतर होगा। और इस सेशन को देखने के बाद अगर आप लोग कहीं भी कोचिंग नहीं भी लेंगे तो मेरा दावा है आप लोगों को 90+ 95+ मार्क आना ही आना है, अगर सीरियसली होकर के आप लोग देख लें तो। चलिए शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर जो है, इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर। और ये रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि भी हैं। अब आइए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है वो हुआ 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को। और निधन जो हुआ है, निधन 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान देखिए, इनका जन्म स्थान जो है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। बिहार में कहाँ? बेगूसराय। और बेगूसराय में कहाँ? सिमरिया। अब यहाँ पर देखिए माता पिता। माता का नाम है मनरूप देवी एवं पिता का नाम है रवि सिंह और पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। अब अगर हम शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में हुआ। और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास की। और 1932 में पटना कॉलेज से इन्होंने BA पास किया, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स से, यानी कि इतिहास ऑनर्स इनका था, इनसे इन्होंने पास किया। फ्रेंड्स, ये जो हेडलाइन दिया गया है, ये हेडलाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। और इस बीच में बहुत सारा है, लेकिन इनको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट उस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कृतियाँ, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य कृतियाँ, तो अब उनको पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवित्व 1964, हारे को हरिनाम 1970। ये इनके क्या है? प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अब यहाँ पर गद्य कृतियाँ देखते हैं। काव्य मतलब कविता, गद्य मतलब कहानी। तो प्रमुख गद्य कृतियाँ देखिए, मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, संस्कृति के 4 अध्याय, यहाँ पर देखिए संस्कृति के 4 अध्याय 1956, काव्य की भूमिका 1958, वट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज 1966,
और दिनकर की डायरी 1973। तो ये सारे कृतियाँ हैं इनके। ये हो गया आपका काव्य कृतियाँ, काव्य मतलब कविता, और गद्य मतलब कहानी हो गया। तो ये कहानी से संबंधित है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सम्मान की, पुरस्कार की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं आपको इस टॉपिक से। तो यहाँ से 1 नंबर की तो संभावना है ये है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय जो इन्होंने कहानी लिखा, तो इन पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। और उर्वशी जो इन्होंने लिखा, तो इसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण, फिर इन्होंने क्या किया, राज्यसभा का सांसद भी बने और पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से इन्हें सम्मानित किया गया, यहाँ देख सकते हैं। और राष्ट्र कवि के रूप में इनको आदर दिया गया। तो ये जो है देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार, और पद्म भूषण और कई सारे पुरस्कार सम्मान से हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी को आभूषित किए गए, ऐसा कह सकते हैं कि सम्मानित किए गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पर। यहाँ ये दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। यानी कि अगर पूछा जाए आप लोगों को कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है, तो छायावाद बोल सकते हैं या छायावादोत्तर युग के कवि हैं। और आगे देखिए, ये भारत तेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण कवि या लेखक बोल सकते हैं हुए। यानी कि अगर हम बात करें युग की, तो छायावाद, और जिस तरह भारत तेंदु जो थे राष्ट्र के प्रति समर्पित होते थे उनकी कविताएं, तो उसी के तरह हमारे दिनकर जी भी थे। इनकी भी कविताएं जो है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, समाज के प्रति काफ़ी मतलब समर्पित कविताएं होती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। यहाँ उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। अब अगर बात करें कि अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, तो वो है निबंध। यानी कि अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। यहाँ से ये मेन टॉपिक आप लोगों के लिए था कि अर्धनारीश्वर क्या, कौन सी विधा है, तो ये निबंध की विधा है। अब यहाँ पर देखिए, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है। वह क्या है, एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यानी कि हम लोग जो कहते हैं ये हम लोग आधुनिक युग में रह रहे हैं, तो इनका मकसद ये नहीं है कि हम अपने रीति रिवाज को छोड़ दें या हमारे जो भी क्या कहते हैं संस्कृति है उनको छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उनसे बाहर निकलने की ये एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं, यानी कि आधुनिकता के अंतर्गत जाति या गोत्र या ऊंचाई या रूप रंग को लेकर के ये सब कोई मायने नहीं रखता है आधुनिकता में, बल्कि उसके कर्म से उनको मापा जाता है। वो किस रंग का है, वो कितना लंबा है, उनका पहनावा और हवा क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी क्या गोत्र है, ये सारा कुछ मायने नहीं रखता है, बल्कि उनका मायने जो रखता है उनकी नैतिकता रखती है। उन्होंने जो कर्म किया वो मायने रखता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है। यानी कि आधुनिकता की बात करें तो ये सभी मनुष्य को, जितने भी इंसान हैं सभी को समान रूप से समझता है। यानी कि सबों को जिस तरह से संविधान ने सबों को समान अधिकार दिए हैं, कुछ बोलने की, रहने की, खाने की, पीने की, धर्म मानने की, तो सबों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। सबों को
समान समझता है। और इस लाइन को किसने लिखा है? इस लाइन को लिखा है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ये यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए इनको हमने कवर करना सही समझा। अब यहाँ पर देखिए अर्धनारीश्वर, और इनके लेखक जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो अब अभी जो हम लोग पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये राष्ट्र कवि है, यानी कि अगर इनको डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन करना तो मुश्किल है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जिस विधा के कवि माने जाते हैं, तो उसी के लाइन में हम ये कह सकते हैं। और उनके सम्मान में ये पंक्तियाँ कि फटे जूते पहनकर आकाश पर चढ़े थे, फटे जूते पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमेशा अपने औकात से बड़े थे। फटे जूते पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमेशा अपने औकात से बड़े थे, और दुश्मन ने सर काटने से पहले सर झुकाया, जब देखा कि हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। पहले तलवार टूटी, फिर कट गए ये बाजू, अब बावजूद हम देर तक लड़े थे, और ऊंची ऊंची हवेलियों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थर के तरह बुनियाद में गड़े थे। तो दोस्तों, ये कुछ पंक्तियाँ उनके सम्मान में, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि हैं। अब आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी कि अभी तुरंत हम लोग जस्ट पढ़े ही हैं, तो इनका जो संबंध है वो है अर्धनारीश्वर का निबंध से। ए निबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ शोरगुल है, कुछ बाहर से आवाज़ आ रही है, उनके लिए हमें माफ़ कीजिए, लेकिन सेशन तो चलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1908 में। आप लोग भी जवाब दीजिए कमेंट में, कमेंट कीजिए। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, या कोई अलग टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी राइट, और राइट आंसर हो गया 23 सितंबर 1908। क्वेश्चन नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। तो राइट ऑप्शन इसका हो गया डी, और राइट आंसर हो गया इनका सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। और आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन जो हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1974 को, 24 अप्रैल 1974 को। और ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछ लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? ए राधा कृष्ण का, शंकर और पार्वती का, राम और सीता का, गणेश और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर जो रूप है वो शंकर और पार्वती का है। आप लोग फोटो में भी देखते होंगे, आधा भोला बाबा रहता है और आधा पार्वती रहती है। तो अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप किसका है? शंकर और पार्वती का। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दिनकर के माता पिता का नाम बताएं। दिनकर के माता पिता का नाम बताएं। तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और क्या पढ़े हैं? तो मनरूप देवी एवं रवि सिंह। क्या पढ़े हैं? मनरूप देवी एवं रवि सिंह रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर
दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए श्यामवती देवी, ऑप्शन बी प्रभा देवी प्रभावती देवी, ऑप्शन सी कस्तूरबा, ऑप्शन डी प्रेमावती देवी। तो अभी हम लोग पढ़े चुके हैं श्यामवती देवी। तो राइट ऑप्शन ए राइट आंसर श्यामवती देवी, यानी कि दिनकर जी की पत्नी जो थी श्यामवती देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस पाठ में कहा गया है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है? ये किस पाठ में कहा गया है? तो ये पाठ का नाम बताना है और ये किस पाठ में कहा गया है? तो अर्धनारीश्वर में। किसमें? अर्धनारीश्वर में। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए और राइट आंसर इनका अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो ये जो कहा गया है अर्धनारीश्वर में कहा गया है। किसमें? अर्धनारीश्वर में। तो राइट ऑप्शन बी राइट आंसर अर्धनारीश्वर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ की पंक्ति है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? ये अर्धनारीश्वर का है। किसका है? अर्धनारीश्वर का। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट, दिनकर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे? यानी कि नर और नारी के काम को वितरित कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया दो भाग में, कि नर जो है वो बाहर काम करेंगे खेतों में और महिलाएं जो है घर में काम करेगी गृहिणी का। ये तब की बात है जब कृषि आरंभ हो गया, कृषि का आविष्कार हुआ, तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि महिलाएं जो है घर में काम करेगी। लेकिन अब हम लोग क्या हो चुके हैं, आधुनिक युग में आ चुके हैं और संविधान भी समानता का अधिकार दिया है, तो इसलिए अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको कौन लिखा है? तो इसको जो लिखा है हमारे दिनकर जी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर दिनकर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाँह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो ये जो कहा है, ये कहा आपका रामधारी सिंह दिनकर ने कि नारी जो है सुगंध है, यानी कि नारी में खुशबू है, और नारी जो है पुरुष की बाँह पर झूलती हुई जूही की माला है। जिस तरह बाहों पर जूही की मालाएं झूलती है उसी तरह नारी भी एक तरह से कह सकते हैं कि झूलने का काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नर और नारी के काम क्या है? ए नर नारी और नारी नर हो जाएगी, और बी देखिए बी में जो दिया है, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी काम अछोरना पछोरना है। नर चाय बनाता है, नारी खाना पकाती है। डी में है नारी नौकरी करती है, नर खाना बनाता है। तो नर और नारी के क्या काम है? इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी काम अछोरना पछोरना है। यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा और राइट आंसर ये हो गया आपका नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी काम अछोरना पछोरना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है।
तो किसकी शांति लाती है, खाली जगह भरना है। तो ये जो लाती है यामिनी, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, राइट आंसर यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जिस पुरुष में नारित्व नहीं है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं डैश है, वो क्या है, वो पूर्ण है। जिस पुरुष में नारित्व का गुण नहीं है वो क्या है, वो पूर्ण है। यानी कि आप सिर्फ, हम कहेंगे कि हम नर हैं तो हम सिर्फ बाहर का काम करेंगे, घर का काम नहीं करेंगे। तो भाई अगर ये बोला जाए तो हम जो खाना खाते हैं और जब नारी घर में नहीं रहे तो क्या हम लोग बना करके नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए नारी का भी गुण हमारे अंदर रहना आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो सच में हम क्या हो जाएंगे, अपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि खाना तो कम से कम सबका ज़रूरत है, तो इसलिए नारित्व का गुण भी प्रत्येक पुरुष में ज़रूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, और राइट आंसर अपूर्ण हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 में कहा गया है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को अब ऑप्शन ए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो यहाँ पर देखिए 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, और राइट आंसर पद्म भूषण। यानी कि दिनकर जी को जो मिला था पुरस्कार पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है। अब इसमें देखिए कौन नहीं है, तो छांटना स्टार्ट करेंगे अब, और छांटना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही नहीं है, साकेत और यशोधरा ये नहीं है। बाकी बात ये तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कहीं पर हम नहीं देखे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है। तो साकेत और यशोधरा जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, साकेत यशोधरा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है। तो देखिए ये मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय ये तो है ही, और उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। तो ये आषाढ़ का जो एक दिन है यही नहीं है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की ये गद्य कृतियाँ नहीं है। तो आगे अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है, तो आषाढ़ का एक दिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिनकर को किस गद्य पुस्तक में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो किस में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो वो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञान पीठ का पुरस्कार मिला था। तो ये किस काव्य पुस्तक पर मिला था, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो ये जो मिला था उर्वशी के लिए मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिनकर जी को मिला था उर्वशी के लिए मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, यानी कि उनकी जो विधा थी वो कौन सी विधा नहीं थी। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए देते हैं। ऑप्शन ए देखिए ओज गुण, ऑप्शन बी मसृणता, ऑप्शन सी पौरुष, ऑप्शन डी प्रभावपूर्ण वाग्मिता। तो इसमें से कौन नहीं है उनकी विधा।
कविता जो लिखते थे कौन सा गुण उसमें दिखाई नहीं देता था, ये बताना आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मसृणता। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर किस युग के कवि थे? तो दिनकर जो थे छायावादोत्तर युग के कवि थे। किस युग के थे? छायावादोत्तर युग के। अभी हम लोग पढ़े ही हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा और राइट आंसर छायावादोत्तर युग के कवि थे। अब देखिए, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, पुरुष दबंग और स्त्री अस्त्रैन, पुरुष अस्त्रैन और स्त्री पुरुष युक्त। स्त्री पुरुष पर शासन करना चाहती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। यानी कि पुरुष कहता है कि हम पुरुष है भाई, मतलब हमें किसी से डर नहीं लगता, यानी कि मर्द को दर्द नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।